तो अब हम सिलेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम एंटी कन्वर्जेंट एंटी एपिलेप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ही हिस्से में काम करेगा। इसमें कन्वर्जन, सीजर, एपिलेप्सी में डिफरेंस पता होना चाहिए। एपिलेप्सी एक डिजीज है, ठीक है। कन्वर्जन क्या है? स्केलेटल मसल में इनवॉलेंट्री इंटेंस मतलब कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, वो भी रेपिटेटिव, ठीक है। सीजर क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड है। टेम्पररी डिस्टर्बेंस होती है इन द रिदमिक फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन। तो कन्वर्जन में जो स्केलेटल मसल है वो इनवॉलेंट्री एक्शन शो करेगा, सीजर में जो ब्रेन है उसके न्यूरॉन्स की फायरिंग होगी, एंड देन एपिलेप्सी में डिजीज है वो एक। Now seizure can be epileptic seizure or non-epileptic seizure. In the epileptic seizure, it can be generalized or focal. Generalized में whole both the hemisphere of the brain are affected, while focal में particular part of brain is affected. Non-epileptic seizure में नॉर्मल होता है ब्रेन, बट इट इज ड्यू टू सम अदर रीजन, दैट इज शॉक की वजह से हो सकता है, केमिकल कन्वर्जेंस की वजह से हो सकता है। अदर देन दैट प्राइमरी हो सकता है जो जेनेटिक होता है, या एक्वायर्ड हो सकता है। एक्वायर्ड में ब्रेन ट्यूमर हो गया, टॉक्सिकोसिस हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, या फिर रीनल फेलियर हो गया। नाउ वी आर हैविंग टाइप ऑफ डिसऑर्डर, वी आर हैविंग द ग्रैंड माल, पेटिट माल, या फिर जैक्सोनियन एपिलेप्सी। अब देखो, जो जनरलाइज सीजर हमने पढ़े थे जो कि बोथ द हेमिस्फीयर को अफेक्ट कर रहे हैं, इसमें वी आर हैविंग टोनिक क्लोनिंग या फिर ग्लैंड माल सीजर। ये जनरली डॉग्स में देखने को मिलता है, जिसमें टोनिक इसका मतलब एक्सट्रीमिटीज में रिजिडिटी देखने को मिलेगी, एज वेल एज क्लोनिक का मतलब है जर्की मूवमेंट, सडन जर्की मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे। एब्सेंट सीजर को हम पेटिट माल सीजर भी कहते हैं। इसमें ना लिम्स की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वहीं जो कॉन्शियसनेस है वो तो कुछ हद तक चली जाएगी, बट जर्की मूवमेंट सिर्फ आईलिड की देखी जाएगी। मायोक्लोनिक सीजर में ब्रीफ शॉक लाइक कंडीशन देखने को मिलती है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ईदर वन एक्सट्रीमिटी, और ये जनरलाइज हो जाएगा। तो मायोक्लोनिक में हमें अनकॉन्शियसनेस वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बस मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखी जाएगी। वहीं अगर मैं पार्शियल या फिर लोकलाइज की बात करूं तो सिंपल हो सकता है, जिसमें बस मसल का ग्रुप इन्वॉल्व है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मतलब न्यूरल सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है, जिसमें जनरलाइज सीजर कंटिन्यूअसली हो रहे हैं, रेपिटेटिव हो रहे हैं, बिफोर द रिकवरी ऑफ द प्रीवियस वन अगला सीजर आना शुरू हो जा रहा है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या कर सकते हो, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को तोड़ दो, इनहिबिटरी को एनहांस कर दो, आयन को ब्लॉक कर दो, आयन चैनल को ब्लॉक कर दो। क्लासिफिकेशन की बात करें एंटी कन्वर्जेंट में सबसे पहले आते हैं बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट आर द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटी कन्वर्जेंट एक्शन, लॉन्ग टर्म एक्शन है, बट ये तब नहीं देना जब सिम्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसमें गार्डिनर दैट इज फिनोबार्बिटॉन, मीफोबार्बिटॉन दे सकते हो, बट बॉडी में जनरली मीफोबार्बिटॉन हेपेटिक एंजाइम की वजह से फिनोबार्बिटॉन में कन्वर्ट हो जाती है। बार्बिचुरेट कैसे काम करते हैं, गाबा में एगोनिस्टिक एक्शन प्रोड्यूस करके। देन इज डीऑक्सी बार्बिचुरेट, जिसमें एग्जांपल है प्रिमिडोन। प्रिमिडोन क्या करता है, मेटाबोलाइज होके फिनोबार्बिटोन में एज वेल एज पीईएमए में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेटाबॉलिज्म कैट में नहीं देखने को मिलता, तो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। देन इज हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन में देखो, हाइडेंटोइन क्या होता है, इसमें आते हैं फेनिटोइन, मीफेनिटोइन और इथोटोइन। नाउ कैल्शियम और सोडियम चैनल इसमें ब्लॉक कर जाएंगे, तो इसमें आयन चैनल ब्लॉक कर रहे हैं इन केस ऑफ हाइडेंटोइन, फेनिटोइन, मीफेनिटोइन। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग द टाइंग अप सिंड्रोम इन केस ऑफ हॉर्सेस। अगला आता है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में हमारे पास डायजेपाम है। डायजेपाम इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलेप्टिकस विच इज गोइंग टू बी चेंज बाय लोराजेपाम ऑल्सो। ये भी गाबा पे काम करेगा, बट बेंजोडाइजेपिन की ड्रॉबैक क्या है ना, इसमें विड्रॉल इफेक्ट और टॉलरेंस इफेक्ट देखे जाते हैं। ये एपेटाइट को भी बढ़ा देता है, एज वेल एज कैट में हेपेटिक टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हमने बार्बिचुरेट पढ़े, ऑक्सी बार्बिचुरेट पढ़े, हाइडेंटोइन, बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन में ही क्लोनाजीपाम इज ऑल्सो डियर। क्लोनाजीपाम फॉलो करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, एंड जैसे जैसे डोज बढ़ेगी वैसे वैसे हाफ लाइफ बढ़ती जाएगी। इसमें विड्रॉल सिंड्रोम देखे जाएंगे, बट हेपेटोटॉक्सिसिटी क्लोनाजीपाम में नहीं है। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग द स्टेटस एपिलेप्टिकस पेटिट माइल्ड सीजर। देन वी आर हैविंग फेल्बामेट। फेल्बामेट कैसे एक्ट करता है, ग्लूटामेट पे इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करेगा।
देन वी आर हैविंग वेलप्रोइक एसिड। वेलप्रोइक एसिड भी आयंस पे काम करेगा जस्ट लाइक फेनेटोइन। एंड कार्बामाजीन जो कि डिले कर देगा सोडियम की इनएक्टिवेशन को। देन वी आर हैविंग द पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड रिप्लेस कर देगा क्लोराइड को, ब्रोमाइड से रिप्लेस कर देंगे। जोनिसमाइड भी आयंस में काम करेगा, कैल्शियम आयन पे काम करेगा। लेविटेरासिटम, लेविटेरासिटम इम्पॉर्टेंट है। लेविटेरासिटम काम करता है एडल्ट्स में या 4 साल से बड़े बच्चों में जिनमें गार्डिनल काम नहीं करता है। लेविटेरासिटम कैसे काम करेगा? sp2a को स्टिमुलेट करेगा प्रोटीन को, जिससे एक्साइटेटरी की रिलीज इनहिबिटरी हो जाएगी। सक्सिनाइड है, सक्सिनेमाइड है जो कि पेटेटमास सीजर के लिए यूज होती है, ये भी आयन कैल्शियम आयन के लिए यूज होगी। गाबापेंटिन भी कैल्शियम जो कि अल्फा 2s मेडिएटेड है उनको वो ब्लॉक कर देगा। गाबापेंटिन नाम से कंफ्यूज नहीं करना, गाबा पे एक्ट कर रहा है। वीगाबेट्रिन पे काम करे तो गाबा ट्रांसएमिनेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। लोगोट्राइजमीन है वो भी आयन पे काम करेगा। देन वी आर हैविंग कार्बामाजीन दैट विल प्रोलॉन्ग द सोडियम चायन इन द इनएक्टिव स्टेट। मैंने शायद उल्टा बोल दिया था आगे, बट जो कार्बामाजीन है वो इनएक्टिव स्टेट में ही रखेगा सोडियम चैनल को। इसके बाद वी आर हैविंग ट्राईमेथाडायोन दैट इज ऑल्सो एक्टिवेटिंग द कैल्शियम चैनल। टियागैबिन क्या करता है? अपटेक करा देता है, ठीक है, गाबा अपटेक को रिड्यूस करता है। एंड देन वी आर हैविंग द गाबा ट्रांसपोर्टर GAT1 को भी ये इनहिबिट कर देता है। गेट बंद कर देगा, अपटेक इनहिबिट कर देगा। देन वी आर हैविंग द टोपिरामाइड और द टोपामैक्स। जितने भी हमने मैकेनिज्म पढ़े अब वो इन सब पे काम करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है एनाल्जेसिक एक्शन। हम स्पेसिफिसिटी की बात कर रहे हैं, अभी हमने एंटी कन्वर्जेंट पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक पेन वाले हिस्से को ही डिप्रेस करेगा। ड्रग दैट रिलेटिवली पेन को कम करेंगे बट कॉन्शियसनेस को इफेक्ट नहीं करेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं नार्कोटिक या फिर हम बात कर सकते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक की। ओपियोइड क्या है? जो कि ड्रग हम ऑब्टेन करते हैं पेपेवर सोमनीफेरम से। इसमें सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल सारी आती है। न्यू कापा डेल्टा रिसेप्टर पे ये काम करते हैं। इसमें एंडोजीनस न्यूरोपेप्टाइड और एनालॉग भी देखे जाते हैं। ओपियोइड्स के बाद ओपिएट्स आर देयर। ओपिएट्स में क्या है? ड्रग्स आर डिराइव फ्रॉम द ओपियम। इसमें ना सेमी सिंथेटिक भी होते हैं बट इसमें सिंथेटिक एज वेल एज एंडोजीनस न्यूरोपेप्टाइड एक्सक्लूड किए जाते हैं इन केस ऑफ ओपिएट्स। नाउ वी आर हैविंग ओपियम जिसमें जो मिल्की एक्सुडेट है उसको ड्राई करके हम जो ऑब्टेन करते हैं वो है ओपियम। अब इसमें ना 2 क्लास आती है ओपियम में, दैट इज फिनैंथ्रीन्स जिसमें कोडीन, मॉर्फिन, थिवेन आता है, फिनैंथ्रीन्स है, या फिर पैपेवरीन और नॉस्कैपिन वाली बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स है। फिनैंथ्रीन और बेंजाइल आइसोक्विनोलिन्स जिसमें नॉस्कैपिन में एंटीट्यूसिव एक्शन है या फिर पैपेवरीन है। अब देखो जो क्रूड ओपियम है उसमें पैपेवरीन है जिसकी वजह से इसमें मोर कॉन्सिपेंट एक्शन है एज कम्पेयर टू मॉर्फिन। देन डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेचुरल में आते हैं हमारे पास एगोनिस्ट में मॉर्फिन, कोडीन, सेमी सिंथेटिक में हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीमॉर्फोन, इथॉर्फिन, ठीक है, ये सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक आ गए, ठीक है, हाइड्रोक्सीमॉर्फोन, ऑक्सीमॉर्फोन या फिर इथॉर्फिन। पिप्रिडीन डेरिवेटिव में पैथिडीन, पेंटानाइल, देन मिथाडायोन, देन लेवोरफेनॉल या फिर फिनाजोसिन। एगोनिस्ट, मिक्स एगोनिस्ट की मैं बात करूं, ब्यूप्रेमॉर्फिन इज देयर, पेंटाडोसिन इज देयर या फिर ब्यूटोरफेनॉल इज देयर। एंटागोनिस्ट जो है कंप्लीट एंटागोनिस्ट दैट आर नैलोक्सोन, नैलट्रियोक्सोन, ठीक है, नैलोक्सोन एंड नैलट्रियोक्सोन। नैलट्रियोक्सोन ज्यादा पोटेंट है। एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड में बीटा एंडोर्फिन, एनकेफेलिन या फिर डायनोर्फिन है। बीटा एंडोर्फिन ऐड करेगा न्यू रिसेप्टार पे, एनकेफेलिन ऐड करेगा डेल्टा रिसेप्टार पे एंड डायनोर्फिन ऐड करेगा डेल्टा रिसेप्टार पे। जितने भी ओपियोइड रिसेप्टर हमने बात किया दे ऑल आर GPCR एंड मोस्टली ये कहाँ लोकेट होते हैं? प्री जंक्शनली। ये क्या करते? ये स्पाइनल कॉर्ड में लोकेटेड होते हैं। कैसे काम करते हैं? ओपियोइड्स साइक्लिक AMP को कम कर देंगे, सोडियम चैनल को ओपनिंग को खत्म कर देंगे एंड पोटेशियम चैनल की ओपनिंग को बढ़ा देंगे। अब अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो मॉर्फिन के बारे में बात करते हैं। मॉर्फिन के एनाल्जेसिक एक्शन है क्योंकि न्यू कापा डेल्टा में ऐड करता है। सिमिलर मैकेनिज्म है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को प्रिवेंट करेगा, पोटेशियम में हाइपरपोलराइजेशन करेगा एंड गाबा इनहिबिटरी को स्टिमुलेट करेगा। एक्साइटेशन की मैं बात करूं तो ये एंटी कन्वर्जेंट नहीं है, ये कन्वर्जेंट एक्शन शो करता है, दैट इज ग्रैंड माल सीजर शो करता है।
MSS जो मॉर्फिन है वो CTZ को स्टिमुलेट करता है, वोमिट सेंटर को डिप्रेस करता है, बट जो CTZ वाला एक्शन होता है ना वो ज्यादा प्रीडोमिनेट करता है, तो इट इज एक्टिंग एज अ एमेटिक। नाउ एंटीट्यूसिव, जो मॉर्फिन है वो कफ के लिए अच्छा देखा जाता है। रेस्पिरेटरी सेंटर में ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन शो करता है, मतलब ए पीरियोडिक रेस्पिरेटरी रेट इज सीन। हाइपोथर्मिया कॉज करता है डॉग में, ह्यूमन में। हाइपरथर्मिया कॉज करता है कैट, डॉग एंड कैट में, कैटल में या फिर गोट में। प्यूपिल में क्या देखने को मिलेगी? मियोसिस देखने को मिलेगी। पिन पॉइंट डॉग की हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की वजह से यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन भी देखने को मिल रही है, मियोसिस भी देखने को मिल रही है। जीआईटी में इनिशियली पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगी, बट लास्ट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट। यूरिनरी सिस्टम में थोड़ा अलग है, मिक्चुरेशन स्टॉप और यूरिन की रिटेंशन देखने को मिलती है। टॉलरेंस और डिपेंडेंस मॉर्फिन की बहुत ज़्यादा है, इसको ट्रीट करने के लिए हम मिथाडोन दे सकते हैं या फिर NMDA के रिसेप्टार्स दे सकते हैं, दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग द डिपेंडेंस। इसके ट्रीटमेंट में नैलोक्सोन दे दो, एंड जनरली हम इसको पारेंटेरली देते हैं ताकि फर्स्ट पास इफेक्ट एस्केप कर जाए। मॉर्फिन एम से मियोसिस, रेस्पिरेटरी रेट, पेन, हिस्टामिन की रिलीज को बढ़ाएगा। देन यूफोरिया कॉज करता है, सिडेटिव है, नोजिया है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बढ़ाता है। नाउ कम्स द कोडीन। कोडीन क्या है? मिथाइल मॉर्फिन ही है। कोडीन जब बॉडी में एडमिनिस्टर होता है तो वो 10% मॉर्फिन, कोडीन का 10% मॉर्फिन में ही कन्वर्ट हो जाता है। मेनली कोडीन को हम एंटीट्यूसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं। तो हमने नेचुरल में पढ़ा, मॉर्फिन में हमें क्या याद रखना है? एक्साइटेशन कॉज करता है, एंटी कन्वर्जेंट एक्शन नहीं है। एनाल्जेसिया तो प्रोवाइड करता है, सेम मैकेनिज्म है, उल्टी कॉज करता है और फिर खांसी को बंद करता है। देन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मियोसिस कॉज करता है, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। इसके बाद हम बात करें, देन कम द सिंपैथेटिक वन। सिंपैथेटिक में हमारे पास आता है हीरोइन या फिर डाई एसिटाइल मॉर्फिन। इट इज कॉजिंग यूफोरिया एंड इट इज यूज फॉर द एब्यूज पोटेंशियल। हाइड्रोमॉर्फोन है, सिमिलरली वो ज़्यादा अच्छे से यूज हो जाता है क्योंकि इसमें पानी है। ऑक्सीमॉर्फोन इज देयर। ऑक्सीमॉर्फोन ट्राइफ्लूप्रोमाजिन के साथ न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। देन इज हाइड्रोकोडोन। हाइड्रोकोडोन, हाइड्रो वर्ड आ गया तो ये अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। देन इथोरफिन की बात करें, वाइल्ड में यूज कर सकते हैं, एंड एज वेल एज इसका एंटागोनिस्ट कौन सा प्रेफर्ड है? डाइप्रीनॉर्फिन, नॉट नैलोक्सोन, नॉट नैल्ट्रियोक्सोन, बट इथोरफिन में हम यूज करेंगे डाइप्रीनॉर्फिन। एज वेल एज इथोरफिन को भी हम यूज कर सकते हैं एज अ न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिक जब हम इसको एस्प्रोमाजिन के साथ यूज करेंगे। तो ट्राइफ्लूप्रोमाजिन के साथ हमने ऑक्सीमॉर्फोन को यूज किया था, इथोरफिन के साथ हम एस्प्रोमाजिन को यूज करेंगे। हमने सेमी सिंथेटिक सारे पढ़ लिए। सेमी सिंथेटिक में क्या है हमारे पास? हीरोइन, हाइड्रोमॉर्फोन, ऑक्सीमॉर्फोन, ऑक्सीकोडोन, देन द इथोरफिन। देन वी आर हैविंग द सिंथेटिक वन। इसमें वी आर हैविंग मीपेरिडीन और द पैथिडीन। ये न्यू पे काम करेगा, बस इतना याद करना है। फेंटानिल, फेंटानिल इनोवार वेट ड्रोपेरिडोल के नाम से आता है। इसका वाइड सेफ्टी मार्जिन है, वेरी गुड न्यू एगोनिस्ट है ये। ठीक है, जनरली इट इज यूज एज अ बेसिल एनेस्थेटिक अलोन, और ये बस पैचेस की तरह यूज होता है नेक, थोरैक्स और इंग्वाइनल एरियाज में। कार्बेंटानिल भी हम वाइल्स में यूज करते हैं। सिंथेटिक में लोपेरामाइड इज देयर जो कि एंटी डायरियल ड्रग है। देन इज मेथाडोन इज देयर जो कि NMDA पे काम करेगा। मतलब जितने भी रिसेप्टर हमने पढ़े ना, ग्लूटामेट, नॉन एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन, इनको इनहिबिट करके मेथाडोन काम करता है। फिनाजोसिन काम करता है पैंक्रियाटिक और बिलियरी पेन को प्रिवेंट करने में। तो हमने सिंथेटिक में मीपेरिडीन पढ़ा, पैथिडीन पढ़ा, देन फेंटानिल पढ़ा, कार्बेंटानिल पढ़ा, लोपेरामाइड, मिथाडोन एंड देन फिनोथियाजीन। अब मिक्स में हम बात करेंगे ब्यूप्रेनॉर्फिन। ब्यूप्रेनॉर्फिन भी न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिक की तरह काम करता है इन कॉम्बिनेशन विद जाइलाजीन और द एस्प्रोमाजीन। ये भी न्यू का पार्शियल एगोनिस्ट है। नैलब्यूफिन जो है वो कापा डेल्टा पे एगोनिस्ट है, न्यू पे एंटागोनिस्ट है। देन इज पेंटाजोसिन जो होता है वो विसरल पेन या फिर न्यूरोमस्कुलर पेन दोनों में यूज होता है। इट इज यूज इन सीवियर पेन, सीवियर कोलिक। ठीक है, कापा को कब करेगा, न्यू को कब करेगा, बस रटना ही है। देन वी आर हैविंग नैलोक्सोन, नैल्ट्रियोक्सोन, ड्राइप्रीनॉर्फिन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
न्यूरोलेप्ट एनाल्जेसिक के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। सेंट्रली एक्टिंग में डेक्स्ट्रोमिथोरफान है जो कि NMDA का एंटागोनिस्ट है, डेक्स्ट्रोमिथोरफान। इसके बाद हमारे पास नसेड आता है। नसेड में हमारे पास नार्कोटिक भी कहते हैं नसेड को, एस्पिरिन लाइक ड्रग भी कहते हैं। इसमें स्टेरॉइड भी आते हैं और नसेड भी आते हैं। नसेड के जनरली 4 एक्शन होते हैं। नसेड आर जनरली वीक ऑर्गेनिक एसिड और ये काम करता है एज अ पेन रिलीवर, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी पायरेटिक एज वेल एज एंटी गाउट। जनरली इसमें जो सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है पेन से, बस सिम्टोमेटिक रिलीफ है, वो डिजीज क्योर नहीं होती है। जनरली नसेड की प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। 2 नसेड दोगे तो उसका एडिटिव एक्शन नहीं देखा जाएगा बल्कि टॉक्सिसिटी एनहांस हो जाएगी। ओपियोइड्स से ये कैसे अच्छा है, क्योंकि नसेड्स जो होती हैं वो कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज नहीं करती है, टॉलरेंस कॉज नहीं करती हैं। कैसे काम करती है? कॉफ को इनहिबिट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन या फिर प्रोस्टासाइक्लिन कुछ नहीं बनेगा। वहीं जो कॉक्सिब्स होते हैं वो बस COX-2 को इनहिबिट करते हैं। COX-1 इनहिबिट होकर GI इरिटेशन या फिर रीनल टॉक्सिसिटी या फिर क्लॉटिंग टाइम को भी हिंडर कर सकता है। डिक्रीज सेंसिटाइव मतलब नोसी रिसेप्शन से जो स्टिमुलाई का मिलना होता है उसको भी कम करा देता है ये नसेड। एज वेल एज प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो नोसीसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, फीवर, इन्फ्लामेशन, ये सब भी हमारे देखे जाएंगे। नाउ देखो नसेड क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करेगा तो प्रो इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन नहीं होगी। इसका मतलब हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो ये हाइपोथैलेमस को डिप्रेस कर देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ये बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, बट जिनका नॉर्मल है उनमें हाइपोथर्मिया कॉज नहीं करता है। देन कम्स द क्लासिफिकेशन। नसेड की क्लासिफिकेशन में आता है, एक होता है नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में आते हैं मार्क्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन या फिर माइल्ड टू मॉडरेट एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन या फिर पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। मार्क्ड में मेरे पास है पहला एस्पिरिन। एस्पिरिन को हम विसरल पेन में यूज नहीं कर सकते। एस्पिरिन लोअर डोज में अच्छा एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि लोअर डोजेज में थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है, हाई डोज में थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है एज वेल एज प्रोस्टासाइक्लिन को इनहिबिट कर रहा है। जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है वो नेचुरली भी इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन को, बट अगर प्रोस्टासाइक्लिन ही इनहिबिट हो गया तो वो थ्रोम्बोक्सिन को कैसे इनहिबिट करेगा? दैट इज व्हाई लोअर डोज इज अ गुड एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी। Then is phenylbutazone. Phenylbutazone is 99% protein bound and it is anti-inflammatory in action. Phenylbutazone. Then is etodolac या फिर piroxicam. Etodolac piroxicam यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा में यूज किया जाता है। देन डिक्लोफेनाक जो होता है उसको हम बैन कर चुके हैं बिकॉज बल्चर्स में किडनी में बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिला था। Now that was the classification of marked anti-inflammatory action, एस्पिरिन, फिनाइलब्यूटाजोन या फिर एटोडोलैक या फिर पिरोक्सिकैम और डिक्लोफेनाक। देन माइल्ड में हमारे पास आता है इबुप्रोफेन, नैप्रोक्सेन या फिर फिनामेड या फिर निमेसुलाइड। निमेसुलाइड किस में आता है? मॉडरेट में। ये COX-2 पे ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा, हिस्टामिन की रिलीज को भी इनहिबिट करेगा। फेनामेट में मिक्लोफेनामेट एसिड इज देयर। देन पुअर में वी आर हैविंग पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी में हमारे पास पैरासिटामोल है, एसिटाइल एसिटामिनोफेन इज देयर। एंटीडोट है एन एसिटाइलसिस्टीन। अगर इसका ओवरडोज होता है GI अपसेट हो जाता है, लिवर किडनी डैमेज हो जाता है, हीमोग्लोबिन मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है एज वेल एज सेल्फ हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो सीन। एन एसिटाइलसिस्टीन इन दोनों की प्रिपरेशन को कम कर देता है। इसके बाद हमने देखो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी नसेड की, जिसमें हमने सबसे पहले नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर को पकड़ा जिसमें मार्क्ड एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी मिल रही है, मॉडरेट मिल रही है। मार्क्ड में एस्पिरिन याद रख लो, मॉडरेट में निमेसुलाइड याद रख लो और पुअर में PCM याद कर लो। अब हम बात करते हैं सिलेक्टिवली COX-2 को जो इनहिबिट करेगा, रोफेकॉक्सिब एंड लीरोकॉक्सिब। Lerococib was first truly veterinary used COX-2 inhibitor in the canine osteoarthritis. Now we are having cyanodes. Cyanodes are the nitroesters of the COX inhibitor. जो पहले हम नॉन सिलेक्टिव यूज कर रहे थे ना अभी तक, उनका नाइट्रोएस्टर क्या है? साइनोड। ये जब बॉडी में रिलीज होता है तो वो NO यूज करेगा या इसके साथ साथ नसेड को भी रिलीज कराएगा।
NO कॉज कराएगा वेजोडाइलेशन, नसेड कॉज कराएगा एनाल्जेसिक एक्शन। देन ड्यूअल में वी आर हैविंग कॉक्स या 5-alpha दोनों को करेगा, दैट इज टिपोक्सोलिन। क्या है? टिपोक्सोलिन। अब नसेड का कॉन्ट्रा इंडिकेशन जब हमें नहीं देना है प्रेगनेंसी में, नसेड, ठीक है, N फॉर नर्सिंग या फिर प्रेगनेंसी, इट कॉजेज डिलेड पार्चुरेशन, तो नहीं देना है। सीरियस ब्लीडिंग में नहीं देना क्योंकि डिले कर देता है क्लॉटिंग टाइम को। एलर्जी में नहीं देना क्योंकि ये हिस्टामिन की रिलीज को भी इनहिबिट करता है एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कॉज करता है, हिस्टामिन की रिलीज को प्रमोट करता है। देन कम्स द इम्पेयर्ड रीनल फेलियर। इम्पेयर्ड रीनल फेलियर क्यों? क्योंकि रीनोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ड्रग एंटीकोगुलेट। देन वी आर हैविंग स्किन में अर्टिकेरिया, रैशेज या फिर एंजियोएडिमा हो गया, तब भी हमें नहीं देना है। जनरली जब कॉक्स इनहिबिट होगा तो गैस्ट्रिक अल्सर प्रोड्यूस होंगे बिकॉज PGI2 इनहिबिट हो जाएगा, PGE2F2 भी इनहिबिट हो जाएगा, तो म्यूकस की सिक्रीशन कम हो जाती है, एपीगैस्ट्रिक सिक्रीशन, नोजिया, वोमिशन, एसिडिक वगैरह। देन वी आर हैविंग द यूरिकोसूरिक ड्रग्स। यूरिकोसूरिक ड्रग यूरिक एसिड कम बनाएगा या फिर उसको ज़्यादा बॉडी से बाहर निकालेगा। इसमें एंटी गाउट ड्रग भी कहते हैं, जिसमें पहला है प्रोबेन एसिड। प्रोबेन एसिड पेनिसिलिन का एक्शन प्रोलॉन्ग करता है एंड इसमें जो यूरिक एसिड है वो ओनली कंपाउंड है जिसका बॉडी में कम हो रही है मात्रा, इंक्रीज हो रही है एक्सक्रीशन, ये इसकी रीअब्जॉर्प्शन को खत्म कर देता है। नाउ अगर मैं गाउट की ट्रीटमेंट, अब देखो जो प्रोबेन एसिड है अगर मैं इसको सल्फिन पायराजोन के साथ दूं तो उसका एडिटिव एक्शन देखने को मिलेगा, बट एस्पिरिन प्रोबेन एसिड का ब्लंटेड रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट में कॉल्चिसिन इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें एंटी माइटोटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है हमें, जिसमें माइटोटिक स्पिंडल या फिर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनते हैं। एलोप्यूरिनॉल इज देयर जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेगी, जो कि इसको ऑक्सीप्यूरिनॉल में कन्वर्ट करती थी। ऑक्सीप्यूरिनॉल इटसेल्फ इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ द ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, एज वेल एज ये नहीं बनेगा तो फिर ज़ैंथीन और हाइपोक्सैंथीन नहीं बनेंगे। एलोप्यूरिनॉल हम यूज करते थे टू इंक्रीज द हाइफ लाइफ ऑफ द प्रोबेन एसिड। लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीप्यूरिनॉल एक्ट करेगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह, हाई कंसंट्रेशन में एक्ट करेगा नॉन कॉम्पिटिटिव में। इट इज यूज टू ट्रीट द हाइपर यूरिसीमिया विद गाउट लाइक कंडीशन। अगला आता है रेस्ब्यूरिकेस। रेस्ब्यूरिकेस जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई से। ये क्या करता है? यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देगा। जनरली अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे तो कार्प्रोफेन इज यूज्ड एज अ स्पेयरिंग एक्शन। कार्प्रोफेन इज हैविंग अ स्पेयरिंग एक्शन। ये एस्केप करता है COX-1 और COX-2 को। मेलॉक्सिकैम की बात करूँ तो वो काफस्कोर में यूज होता है, मतलब डायरिया में यूज होता है विद द एंटी माइक्रोबियल ड्रग। मेलॉक्सिकैम एज वेल एज कार्बोप्रूफेन जो है उसको हम काफ न्यूमोनिया में भी यूज करते हैं। जब कैंसर थेरेपी चल रही होती है तो ट्यूमर की लाइसिस होती है, एज वेल एज हाइपर यूरिसीमिया देखने को मिलता है, उसमें भी हम इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। मेस्टाइटिस मेट्राइटिस हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर द ड्रग ऑफ चॉइस, नसेड्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एंटी थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी, क्योंकि इनका इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है COX-1 के लिए, एज वेल एज प्लेटलेट लाइक न्यूक्लियाई। तो प्लेटलेट की लाइफ टाइम के लिए जो होता है वो बंद हो जाता है थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस। कैंसर लाइक कंडीशन में जो COX-2 होते हैं वो एनहांस हो जाते हैं, COX-1 होते हैं वो इनहिबिट होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हमें नसेड लाइक ड्रग देनी पड़ती है।